नमस्कार बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कवि बिहारी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी नोटबुक में नया पेज ले लीजिए, टाइटल डालिए बिहारी के दोहे और कवि बिहारी लिखिए, आज की डेट डालिए और एक एक दोहा, जैसे कि दोहा नंबर 1 अगर हम ले रहे हैं दोहा तो आप लिखेंगे दोहा नंबर 1 और उस एक दोहे के जो भी शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ लिखेंगे, उसके नीचे भावार्थ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना समय गवाए चलिए हम चलते हैं पहला दोहा बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि बिहारी किस प्रकार के कवि रहे हैं। देखिए बिहारी का परिचय इस प्रकार है। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 वर्ष के थे, साल के ही थे, तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहाँ बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम दास के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बच्चों, पिछले साल आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं रहीम दास जो एक नीतिपरक दोहा लिखते हैं। अकबर के दरबारी कवियों में से एक है रहीम दास। उन्हीं के साथ में बिहारी भी कुछ समय तक थे। बिहारी एक रसिक जीव थे। रस उनकी कविताओं में आपको श्रृंगार मिलेगा। श्रृंगार यानी प्रेम की कविताएं। उन्होंने इतनी ज़्यादा कबीर दास या तुलसीदास या रहीम दास के जैसे भक्ति और नीति परकता की बात नहीं की, उन्होंने सौंदर्य की बात की, जो सुंदर लगता है उस तरीके की कविताएं रची हैं। चलिए हम चलते हैं। बिहारी एक रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता नहीं थी। उनका स्वभाव विनोदी था। विनोदी यानी मजाकिया किस्म के व्यक्ति थे। व्यंग्य प्रिय थे। उनका देहावसान मतलब मृत्यु हुई 1663 में। बिहारी की एक रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। कविता लेखन का ज्ञान बहुत अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। रीति यानी परंपरा। रीति यानी परंपराओं का उनको ज्ञान था। मतलब संस्कृत साहित्य में किस तरीके से कविताएं लिखी गई, उसमें रस कौन से होने चाहिए, अलंकार, हमने अलंकार किया ना 2 बार अभी। अलंकारों का ज्ञान, रंग सौंदर्य का ज्ञान और कविता को बहुत ही एक यूनिक शैली में कहने की, स्टाइल में कहने का उनको भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली। इनकी जो सामग्री लिखी है वो श्रृंगार परक दोहे हैं, मतलब प्रेम की कविताएं, रस वाली कविताएं, सौंदर्य की कविताएं इन्होंने लिखी। चलिए आगे चलते हैं। श्रृंगार से ली है इनकी सामग्री श्रृंगार की, इसलिए नायक नायिका और नायिकी की वे चेष्टाएं, जिसे हाव भाव कहते हैं,
इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है और साहित्यिक है। इनकी भाषा में पूर्वी के प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण इनकी भाषा में बुंदेलखंडी का भी प्रयोग मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। पाठ प्रवेश हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये एक बार देख ही लेते हैं। माँ जी पोछ चमकायुत प्रतिभा जतन अनेक दीर्घ जीवन विविध सुख रची सत्सई। कहते हैं माज पोछ कर मैंने ये जो कवि की जो प्रतिभा होती है, टैलेंट होती है, उसको चमकाने का काम किया। दीर्घ जीवन, लंबा जीवन और अनेकानेक प्रकार की सुख जीवन में प्राप्त की। और कौन सी पुस्तक रची? ओनली वन, जिसका नाम है सतसई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। अब देखिए बिहारी की विशेषताएं, गागर में सागर भरना। बहुत छोटी सी दोहा है लेकिन उसमें अर्थ बहुत अधिक है। उनके दोहे अर्थ गांधीर्य को देखकर कहा जाता है सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। बिहारी की ब्रज भाषा मानक ब्रज भाषा है। सतसई के प्रमुखतः प्रेम और भक्ति के सार गर्भित दोहे हैं। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी है। बच्चों, इनके जो श्रृंगार के दोहे, प्रेम वाले दोहे हैं, थोड़े बच्चों के लेवल के नहीं है, 10वीं 8वीं के बच्चों के लेवल के, इसलिए वो यहाँ पर संग्रह नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर जो दिए गए हैं वो नीति परक वाले दोहे भी हैं। सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार के लिए दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा। संकलित दोहों में से सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण। ठीक बच्चों, तो ये कवि बिहारी की विशेषताएं हैं। चलिए हम अपने पहले दोहे पर चलते हैं। कबीर के दोहे। पहला दोहा आपके सामने है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। आप मार्जिन में लिख लीजिए कि हम लोग जो कर रहे हैं बिहारी का दोहा, दोहा नंबर 1। और इस दोहे में बच्चों सोहत यानी सुशोभित शब्दार्थ लिखते जाएंगे आप लोग। स्टार्ट राइटिंग। सोहत, सुशोभित। सुशोभित, ओढ़े यानी ओढ़कर, पीत यानी पीला, पटु यानी कपड़ा, पीला कपड़ा ओढ़कर श्याम श्री कृष्ण, सलोने गात यानी शरीर। ये र यहाँ पे नहीं, यहाँ पर है, आ गया। शरीर, गात यानी शरीर, सुंदर, सलोने यानी सुंदर, सुंदर, सुंदर। इस पहली लाइन का अर्थ है श्याम यानी श्री कृष्ण पीला कपड़ा, पीतांबर धारण किए हुए,
इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुशोभित लग रहे हैं, उनका शरीर, अंग, बदन इतना सुशोभित लग रहा है, मानो मानो मनो यानी मानो, इमेजिन, कल्पना कीजिए, मनो नीलमणि सैल पर, सैल यानी पर्वत, पर्वत, नीलमणि नीलम, जो सफायर पहनते हैं ना, कौन सा उसको क्या बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है, अंगूठी वगैरह नगीने गहने बनते हैं उसके, नीलमणि, नीलम के पर्वत पर, आतप यानी सुबह की धूप, आतप यानी धूप, पर्यो यानी पड़ती है, पड़ रही है, प्रभात यानी सुबह। आप लोग ये सारे शब्दों का अर्थ लिख करके फिर उसके नीचे भावार्थ लिखेंगे बच्चों। सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलम के पर्वत पर, नीलमणि के पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो, नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। बच्चों इसका भावार्थ लिख लीजिए। कवि बिहारी इस दोहे में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण इस प्रकार सुशोभित सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलम के पर्वत पर, नीलमणि वाले पर्वत पर सुबह की सुनहली धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और नीलमणि पर्वत पर सुबह की जब धूप पड़ती है तो इन दोनों सौंदर्य की में समानता स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है बच्चों, दूसरा वाला करते हैं। चलिए। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। बच्चों इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप एक एक शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे। अब आप लिखेंगे मार्जिन में दोहा नंबर 2, और इस दोहे में जैसे मैंने बताया अतिशयोक्ति अलंकार है। अब चलिए एक एक शब्द के अर्थ ले लेती हूँ। कहलाने एक साथ बैठते हैं, कहलाने एकत बसत, एक साथ बसत बैठते हैं। अहि यानी सांप, मयूर यानी मोर, मृग यानी हिरण, और बाघ तो आपको पता ही है, टाइगर। जगत यानी संसार, तपोवन तपस्या वाली भूमि, जैसे वन प्रदेश हो जाता है। जगत तपोवन सौ कियो, सौ यानी के समान, के समान हो गया। दीर्घ यानी बहुत अधिक, दाग यानी गर्मी, धूप, दोनों का अर्थ है गर्मी ही।
दाग निदाग यानी गर्मी, दोनों का अर्थ है। सो इसका अर्थ बच्चों निकल करके आता है कि ग्रीष्म ऋतु की गर्मी इतनी भयंकर गर्मी है कि सांप और मोर, हिरण और बाघ सब एक पंक्ति में बैठे हैं, सब एक पंक्ति में बैठे हैं। एक दूसरे का प्रिय भोजन होकर के भी सांप और मयूर में दुश्मनी है। बाघ का प्रिय भोजन है हिरण, प्रिय भोजन सामने बाजू में बैठा है, पास में बैठा है, एक साथ इस प्रकार बैठे हैं, गर्मी से परेशान होकर, गर्मी से बेहाल होकर के, आक्रमण नहीं करते एक दूसरे पर, ऐसे बैठे हैं शांति से, मानो पूरा वन प्रदेश क्या बन गया है, तपस्या भूमि बन गई है, तपवन बन गया है कि कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता। अपना अपना प्रिय भोजन देख करके भी कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता। कवि बिहारी ने इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया है। कहलाने एकत बसत, इसमें अनुप्रास भी है, एकत बसत त वर्ण की आवृत्ति आई है, मयूर और मृग, ठीक है। त जगतु तपोवन सो कियो जगतु त सो कियो दीर्घ दाग निदाग घ घ घ। सो एलिट्रेशन है और अतिशयोक्ति अलंकार है, भाषा ब्रज है और इसका अर्थ हुआ कि गर्मी की, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से बेहाल हो करके जंगल के सांप, मोर, हिरण, बाघ सब एक ही पंक्ति में बैठे हैं, पर किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करता। ऐसा लगता है कि पूरा वन प्रदेश तपस्या भूमि बन गई। तो बच्चों आज हमने ये दो दोहे किए। आप इनका शब्दार्थ, इनका भावार्थ लिख करके तैयार रहिएगा। हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में। आपका दिन